के बाद जरूरी ये भी है सरकार की बात, जिसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं रणजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले रणजीत चौटाला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और सर प्लीज कम ऑन स्टेज। और इस सेशन को करेंगे हमारे हरियाणा इंडिया न्यूज हरियाणा आउटपुट हेड अतुल प्रताप सिंह। सर आपको भी स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया अनन्या। तो जैसा कि अनन्या ने परिचय करा ही दिया और परिचय के मोहताज है भी नहीं चौटाला साहब, सबसे पहले शाइनिंग हरियाणा में हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। ये आखिरी सत्र हमारा है। बीजेपी के शाइनिंग मूवमेंट पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि ताजा भी नतीजे आए हैं और 4 की 4 जगह पर आप फिर से, और उसमें सबसे खास कि उत्तर प्रदेश जहां का इतिहास वर्षों पुराना था कि कोई दोहरा पाता था सत्ता, उस इतिहास को आप लोगों ने रचा है। और बाकी मणिपुर से लेकर तमाम जगहों पर कैसे आप लगातार शाइन करते जा रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में जहां प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहां विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं जी। ठीक मायने में लोक सरकार, ये जहां सिविलाइज सोसाइटी थी वहां लोगों ने तय करा कि गवर्नमेंट कैसी हो जिसे हम लोग चुने, वो रूल से अवॉइड हो और लोगों के लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करे, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं हो जी। लोगों ने मैंडेट दिया है, पूरे देश ने, जो हारे उन्होंने भी स्वागत करा है। देखिए, एक बात मान के चले कि कहीं जो पहले कह देते रिगिंग होगी ये होगी, तो मैं एक साहब सब बैठे हैं सामने कहना चाहूंगा जी। फिर अखिलेश यादव 63,000 से कैसे जीते। अगर रिगिंग कहीं होती तो फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल और आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब में तो देखा पूरा पक्ष विपक्ष सारा ही बिल्कुल धराशायी हो गया। ये लोगों के फैसले हैं, जनता जनार्दन है, जिसको चाहे बना देती है। मैं एक देख रहा हूं कि हमारे यहाँ एक कमी थी कि पूरे देश में बहुत समय तक कोलिशन गवर्नमेंट चली। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने देखा है कि जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में कोलिशन पीरियड चला, बड़े लंबे समय तक चला, इटली में चला, पर 20-30 साल के बाद लोग स्टेबल गवर्नमेंट के लिए चले गए। बिल्कुल। कोलिशन पीरियड हमारे यहाँ 1977 से लेके 1984 तक ऐसा ही समय था। 1984 में पहली बार राजीव गांधी को लोगों ने सिंगल पार्टी को बहुमत दिया। बिल्कुल। उसके बाद जो सरकारें बनी उसमें चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, चाहे उसमें वीपी सिंह जी बने, चाहे नरसिम्हा राव जी बने, चाहे चंद्रशेखर जी और ये देवगौड़ा जी बने, वो एक कोलिशन पीरियड था। जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट सेंटर में आए चाहे स्टेट में आए, तो फिर स्टेट पीछे चली जाती है, 20 साल पीछे चला जाता है, डेवलपमेंट नहीं होती जी। जब तक सेनापति का, जब किसी फौज का सेनापति मजबूत होगा तो फिर देश बढ़िया चलता है जी। मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 के बाद मोदी जी 2014 में आए, 1984 से लेकर 14 तक एक ऐसा दौर था जो हम भी इटली और जर्मनी, फ्रांस की तरह कोलिशन पीरियड से निकले जी। और इस 30 साल में लोग ऊब गए थे, सरकारें चल नहीं रही थी, ठीक नहीं था, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, कभी टीडीपी ब्लैकमेलिंग करती थी, कभी दूसरे, कभी मिनिस्टरों की ओथ नहीं होती थी। लोगों ने पहली बार देखा कि मोदी जी को 2014 में सिंगल पार्टी को बहुमत मिला और उसके बाद दूसरी 2014 में ही हुआ ना जी, अभी 22 में चल रहा है। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद दोबारा फिर लोगों ने उन्हें सिंगल पार्टी को बहुमत दिया और उससे देश की, मैं नहीं कह रहा, पूरे विश्व का जो ओपिनियन पोल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग 8 रूलर्स गिने जाते हैं, जिसमें आपका अमेरिका है, जिसमें रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, जो पॉपुलर लीडर्स गिने जाते हैं जी। उसमें मैं नहीं कह रहा, आपका मीडिया ने ये कहा है कि सबसे पॉपुलर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे मोदी साहब के बनने के बाद देश का इमेज दुनिया में बहुत उभर के आया जी। और योगी साहब को जो मिला है, मैं तो ये भी कहूंगा, संकोच नहीं करूंगा, कि सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। लोगों को चाहिए कि शांति बहाल हो, गुंडागर्दी नहीं हो, बदमाशी नहीं हो। उन आदमियों ने प्रूव करा कि सरकार सरकार होती है। यूपी में ऐसा समय था कि 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जाते थे जी। जिसने दिल्ली से चलना होता था वो कहते नहीं अब तो 6 बज गए, सुबह चलेंगे।
और आज ये है कि रात को अगर आप कहीं यूपी में ट्रैवल करो तो पुलिस की जिप्सी तो मिल जाएगी, पर कहीं आपको गुंडे और बदमाश फिरौती लेने वाले नहीं खड़े होंगे, कहीं राहगीर को ये दिक्कत नहीं आती। ये बड़ा कारण था आपको लगता है उत्तर प्रदेश ये में? बहुत बड़ा कारण था। और उसके बाद विकास बहुत तेजी से हुआ है। देखिए पहले, अब उसमें मैं भी आ जाऊंगा, परिवारवाद की राजनीति ज्यादा लंबे अब तो आप अलग हो गए। नहीं, मैं उसमें कहूंगा, देखिए मैं पब्लिक में बैठा हूँ, गलत बात क्यों कहूँ? जी जी, कोई आक्षेप नहीं होता जब तक आप सब बिल्कुल साफ बात नहीं करेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। पंजाब में क्या हुआ, इसी करके हुआ कि वही लोग डिसल्यूजन हो गए थे, सारा जो सिस्टम था इससे उन्हें भरोसा नहीं था। कभी बादल फैमिली, फिर कभी अमरिंदर सिंह, ये सारा जब देखा, चन्नी साहब ने भी भंगड़े डाली, उन्हें साफ कर दिया लोगों ने। बादल साहब को भी हरा दिया, सुखबीर बादल भी आ रहे हैं आपके फ्रंट लाइन। देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेजरी बेंचेस को भी हरा दिया, और जो विपक्ष की पहली लाइन थी सब लीडरशिप खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नए चेहरा आगे, मैं तो ये समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब के लिए कि जिन लोगों ने, अगर पुलिस में भी किसी को भर्ती करो तो उसे मधुबन भेज के 2 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ती है जी। जो देश चलाएंगे, जो स्पीकर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो कैसे चलेगा जिस आदमी को तजर्बा ही नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा चैलेंज समझता हूँ। पंजाब की इकोनॉमी इस तरीके की है कि वहाँ एक बंद हो गई आम आदमी पार्टी के लोगों ने मैंडेट तो दे दिया, चलाएंगे कैसे? आपसे शेयर करूं, आप देखना मेरी बात गलत नहीं है, आपको 2 साल में ये नतीजे देखेंगे कि नहीं चलता सिस्टम। वहाँ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऐसी है कि पैसा नहीं है, सरकारें कैसे चलेगी। बड़ी बात आपने कही चौटाला साहब, और आपने, ये आपका बड़प्पन है कि आपने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया कि परिवारवाद की जो राजनीति थी उसमें आपका भी नाम आगे जाता है, लेकिन आज के दौर में आप उससे अलग हो गए। ये दोनों ही सवाल मैं लेने वाला था। मेरा सवाल ये है कि आपने भी ये विचार किया, हरियाणा में चौटाला परिवार से आप अलग होकर, परिवार भले एक है लेकिन राजनीति में आप उनसे अलग हो गए। ठीक उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं कि वहां पर जो यादव कुनबा था उसमें से अपर्णा यादव अलग हुई, और दोनों का ही ये चुनाव बीजेपी के लिए, क्या ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी? क्या ये आपको लगा कि नहीं अवसर यहां है वहां इसलिए चले आए, या फिर आपको लगा कि हाँ ये एक संगठनात्मक पार्टी है, इसमें हो सकता है कि बहुत कुछ तुरंत ना मिले, लेकिन अगर ना भी मिले तो इस राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए? देखिए सबसे पहले हरियाणा में लोकदल और बीजेपी की अलायंस से गवर्नमेंट बनी जी। 1984 के लोकसभा में बीजेपी की 2 पार्लियामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने अपना इस तरीके से करा कि उन्होंने संगठन पे जोर दिया। उन्होंने ये देखा नहीं कि नंबर ऑफ एमपीज एमएलए कितने बने, और उनका चाहे एक कार्यकर्ता तो वो उसी को बढ़ाने में लगे रहे पूरे देश में तरीके से, सब जगह जहाँ रीजनल पार्टी, क्योंकि रीजनलिज्म खत्म होना था, जहाँ रीजनल पार्टी थी जिसके साथ कोलिशन बनी वही खत्म होती गई और बीजेपी ऊपर बढ़ती गई जी। हर प्रदेश में देखें, अब बन गए केजरीवाल, अब तक तो उन्हें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था ना, तो अखिलेश उन्हें मान रहे थे, समझते कि यूटी छोटी टेरिटरी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब वो बन के वो ये समझे कि सब मेरे पास आएंगे, ऐसा कोई वैक्यूम नहीं है। देखिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि उसके सामने किसी पार्टी को उभरने में बहुत दिक्कत लगेगी। बिल्कुल। पंजाब जो केजरीवाल का मैं कहता हूँ, वहाँ जैसे गेहूं की फसल होती है, उसमें कई बार एक बथुआ बीच में निकल के आ जाता है। लोग डिसल्यूजन थे, इन सब सिस्टम के खिलाफ थे, उन्होंने देखा कि कहीं बीच में निकल गए तो इस तरीके से इनको सबका हराने के लिए लोग बीच से निकल के आ गए। पर जब इसका चौटाला साहब, मैं खुद भी किसान परिवार से आता हूँ, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी रहा हूँ जी। बथुआ कई बार गेहूं को दबा देता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, बथुआ ने कभी नहीं, इसीलिए तो बथुआ को पहले हटाया जाता है। आपने कभी बोला बथुआ छोटा रहता है, गेहूं से ऊपर नहीं निकलता। वो ऐसा होता है कि वो दबा देता है, उसका फैलाव बहुत तेजी से होता है। नहीं, बथुआ कभी नहीं बढ़ता। गेहूं होती है, गेहूं खाने के काम आती है, बथुआ कभी किसी काम। लेकिन बथुए में बताते हैं आयरन बहुत ज्यादा होता है। नहीं, बथुए को पशु भी नहीं खाते, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। नहीं, हमारे यहाँ तो लोग जो है उसका बकायदा पराठा बनाकर खाते हैं। जो एक गरीब तबका है उनके लिए कहा जाता था कि वो सबसे मजबूत है तो वो लेकर जाते। तो क्या ये फैक्टर वहां पे आ गए क्या लोगों के दिमाग में? पंजाब वाले खाएंगे तो फिर पता लगेगा, आप हम देखेंगे कि परोठा कैसा बनता है। चलिए, पंजाब वाले जब खाएंगे बथुआ तो फिर उनको एहसास होगा, और जो बथुआ है जिनको आप कह रहे हैं, हालांकि वो सरकार में अब पहुंचे वहां पर चुनकर, तो वो लोग कैसे चलाएंगे ये भी देखेंगे। लेकिन अब इससे मैं जुड़ा हुआ तीसरा सवाल लेता हूँ चौटाला साहब, जो आपने कहा था अभी, दिल्ली के बाद पहुंचे वो पंजाब, गोवा में भी उनके खाता खुल चुका है,
लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब उनका अगला टारगेट यानी अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट खुद उनका होम स्टेट होगा? हरियाणा जो कि छोटा भाई पंजाब का, उस हरियाणा को फोकस करेंगे, क्योंकि यहां पर भी सत्ता परिवर्तन कमोबेश 2 ही 3 दल जिनके बीच में होता रहा। देखिए, हरियाणा, जब मैं पंजाब की बात कह रहा था, मैं सब लोग शेयर करेंगे मेरी बात से, गलत नहीं कहता। चड्डा वहाँ स्पोक्स पर्सन थे, सारा कुछ मैनेजमेंट उन्हीं का था, वो ही सुपरवाइज कर रहे थे और इंचार्ज थे पंजाब इलेक्शन के जी। जब आईएएस की आईपीएस की पोस्टिंग हो गई, चड्डा सेक्रेटरीट में बैठ के वहाँ एसपीडीसी लगाएंगे, सेक्रेटरीज लगाएंगे, और जब सिसोदिया वहाँ के कैबिनेट फाइनलाइज करेंगे, तो जो पंजाब में जो बैठे हैं, जो अमृतसर में बैठे हैं, जालंधर में बैठे हैं, उनके बकार को धक्का लगेगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ। उस वक्त वो सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। हरियाणा के आदमी दिल्ली में जाके वहाँ से चीफ मिनिस्टर बन गया, और वो पंजाब को अगर दिल्ली से चलाए, पंजाब के लोग कभी भी ये इजाजत तो नहीं। भगवंत मान नहीं कर पाएंगे क्या? क्यों जाएंगे मनीष सिसोदिया के पास या क्यों जाएंगे केजरीवाल के पास? भगवंत मान हमारे भी दोस्त हैं, आपने भी देखा है, पार्लियामेंट में भी देखा है। मैं तो अभी भी उन्हें नॉन सीरियस आदमी समझता हूँ कि सब्जेक्ट को समझ के करना बहुत दिक्कत की। नहीं, यूक्रेन को जेलेंस्की संभाल सकते हैं तो पंजाब को मान साहब भी संभाल सकते हैं। वो भी कॉमेडियन कभी थे, ये भी कॉमेडियन। देखिए, कॉमेडियन है या यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा उनका अपना। वो लोगों में चटकारे की बात अलग होती है, सरकार का मीनिंग कुछ अलग होता है। और लोगों में जब जवाबदेही से आपने हाउस में जवाब देना होता है ना, तो फिर उसके पैर कांपते हैं। वो आदमी खड़ा नहीं रह सकता, उसे जवाब देना मुश्किल होता है। आप लोगों से, आप 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग हैं, उनसे मैंडेट लेके गए, आपको सामने हाउस में जवाब देना पड़ेगा। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ पंजाब के लिए, उसके बाद मैं लौट कर आऊंगा फिर से आपके उन मंत्रालयों पर, आपके जिम्मों पर भी। सवाल ये है कि एक अवसर मिला बादल परिवार और कांग्रेस से, कैप्टन से अलग होने के बाद या उनका बंटवारा हो जाने के बाद लोगों को लगा कि शायद ये विकल्प है। बीजेपी वहां पर बहुत मजबूत नहीं थी जी। क्या अब बीजेपी इस चीज को समझ पाएगी या समझाएगी लोगों को कि अगर मजबूत हम हुए तो ज्यादा बेहतर हम चला पाएंगे? जो नहीं चला पाए, जो लोग चलाते चले आ रहे थे, उनसे इतर एक ऐसी पार्टी जो कि देश को भी चला रही है इस वक्त और प्रदेश को भी कई जगहों पर चला रही है, एक बड़ा विकल्प दिखता है आपको वहां पर? बादल साहब बीजेपी के सबसे विश्वस्त और लंबे समय तक उनके साथ ही रहे हैं जी। उन्हें करुणानिधि भी छोड़ के चले गए थे, मुलायम सिंह भी छोड़ के चले गए थे, और अखिलेश यादव, शरद यादव सब छोड़ के चले गए थे। और आपका जो महाराष्ट्र में है, जो अभी चीफ मिनिस्टर है, आपके पार्टी का नाम है एनसीपी, नहीं अभी जो है ना शरद जी की पार्टी, अभी मुख्यमंत्री जो है, जो अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जी, अघाड़ी की जो सरकार हमारी चल रही है वहां पर। हाँ चल रही है ना अभी, जो रीजनल पार्टी है मध्य महाराष्ट्र की, मैं बहुत हर वक्त याद रहता है मैं नाम। एक लंबा आप, मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं कि एक लंबा वक्त था जो हम लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आप नाम बता दो ना, जो पार्टी के उनके बेटे हैं। चौहान? नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, जी। ठाकरे परिवार को देखिए, लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ठाकरे परिवार को उनके उद्धव जी ठाकरे का नाम का मिल रहा था। मतलब बाला साहब से आप कनेक्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। आपका सवाल था, मैं गलत नाम याद करने में भूल। कोई बात नहीं। आपका सवाल जो था, सवाल मेरा यही था कि एक नए दल के तौर पर क्या, जब केजरीवाल को मौका पंजाब में मिल सकता है, तो एक पुराना दल जो कि देश इस वक्त चला रहा है, यानी बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्या वो यहाँ सुनहरा अवसर कोई देखता है पंजाब में कि भाई बादल परिवार की सत्ता लंबे समय तक रही, लोग नहीं, मैं बात कर रहा था गठबंधन चलने की। जी। उद्धव ठाकरे भी उनके साथ होते थे, वो भी छोड़ के चले गए थे। जी। बादल साहब सबसे लंबे समय तक इनके अलायंस में रहे बीजेपी से, और जिस दिन ये किसान आंदोलन था, उस दिन बादल साहब जब छोड़ के आए, तो जो बादल साहब ने मुझे बताया कि मुझे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा कि हमें बड़ा दुख है कि आपकी मजबूरियां, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। जी। तो बादल साहब तो सना बीजेपी के साथ रहे, पर पंजाब का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अकाली दल बीजेपी इकट्ठे चुनाव लड़ते। जी बिल्कुल। और उस इकट्ठे में दोनों की सरकार बनती थी। बादल साहब लेफ्टिस्ट के बाद, अगर ज्योति बसु के बाद, पूरे देश में सबसे लंबे समय तक 25 साल मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल। और
इस बार पहली बार बीजेपी और अकाली दल अलग अलग लड़े। पहले बीजेपी ने अलायंस लड़ती थी, वो 15, 17, 20 सीट पे लड़ती थी। अब के बीजेपी 65 सीट पे लड़े। अब बीजेपी अपने वजूद पे खड़ी हुई है। मैं यही सवाल बीजेपी को हर पॉकेट में वोट आए हैं। और मैं आपसे गलत नहीं कहता, अगली बार जो सामने फोर्स बन के आएगी, कौन सी पार्टी सामने आए, पर उसमें बीजेपी एक होगी जो स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी एक वो पार्टी होगी, यही मैं आपसे सवाल। हर जगह ये हुआ, हरियाणा में ये हुआ था। हरियाणा में जब पहली बार हुए थे, चाहे देवीलाल के साथ बनी, चाहे ओम प्रकाश जी के साथ बनी, चाहे बंसीलाल का, बीजेपी सेकंड पार्टी रही। आज वो सब पार्टियां छोटी होगी, बीजेपी एक सबसे बड़ा विकल्प बन के आएगी। अगले चुनाव में भी बड़ी पार्टी निकल के आएगी। यानी एक बड़ा अवसर वहां पर पंजाब में अब बीजेपी भी बन सकती है, क्योंकि सबका प्रयोग हो गया, रीजनलिज्म खत्म हो गया, वहां बीजेपी बढ़ के आएगी। ठीक है, किस तरीके से आप देखते हैं अपने महकमे के किए काम को? क्योंकि 2-3 चीजों का मैं जिक्र करूं। जब जेल का जिम्मा आपको मिल रहा है तो उस बीच में खबर यह भी निकल कर आई कि 2-3 कैदी हैं जो कि अब वहां अपनी सजा तो काट रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को सुधारा भी और अब वो धीरे धीरे सिलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हैं, उनकी तैयारी उन्होंने की। ये बदलाव आपके आने के बाद हुआ क्या? इस पर आपने कोई काम किया कि हाँ, जो कैदी हैं वो सिर्फ सजा ना काटे बल्कि और चीजों में इन्वॉल्व हो? वो चाहे रोजगार की बात हो, जेल के अंदर कई तरह के काम कराए जाते हैं, उससे उनका तो मुनाफा होता है, साथ में जेल प्रबंधन का भी होता है। तो ये बदलाव आपकी सोच है? देखिए, जेल ऐसा महकमा है जिससे लोग को इंटरेस्ट नहीं लेते जी। कोई भी मिनिस्टर बनता है, उसे दे दिया कि जेल दे दिया तो वो समझता है कि मुझे कुछ नहीं दिया। मतलब जेल का एक इमेज लोगों में ऐसा बना है। मैं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, जब आया हूं तब समझाऊं। जेल, मैं इसे बहुत प्यारा सब्जेक्ट समझता हूँ। देखिए, जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ जी। इंग्लैंड के लोगों ने पूरी दुनिया पे रूल करते थे, तब उन्होंने किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, किसी को न्यूजीलैंड भेजा, किसी को अंडमान निकोबार भेजा। मतलब समुद्र में उन्हें जिनको सजा देते थे उन्हें भेज देते। तो जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले वहां से हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे बढ़िया जेल है। और मैंने कुछ जेलें विजिट करी है, देखे कि जेल में कैसे करें। जेल में देखिए, हम जो समझते हैं कि मैं हार्डकोर से भी मिला हूँ, बहुत जो बड़े बड़े जिन्होंने 40-40 मर्डर करे उन लोगों से भी मिला हूँ, मैंने उनकी लाइफ भी देखी। ऐसा नहीं है, जेल में 1% हार्ड क्रिमिनल है। 99% आदमी वो है जो बहुत बढ़िया आदमी है, वो हालात से चले गए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक आदमी डीप सीटेड है अल्कोहल पे, वो रात को घर में आता है, शराब पी के आता है, बच्चे सोए हुए हैं, 11 बजे उसे कोई गाड़ी से उतार के जाता है जी। दरवाजा नॉक करेगा, वाइफ उठेगी, पहले वो देखेगी कि बच्चा सो जाए, उसके बाद मैं दरवाजा खोलूं। वो अपने गैर में होता है, उसे पता ही नहीं तू कहाँ जी। वो डांट मारेगा, फिर उसके बाद खाना आएगा, गर्म रोटी नहीं आई, थाली फेंकेगा। ये करते करते बहस हो जाती है और ऐसे हालात बन जाते हैं कि आदमी धक्का दे दे। अनफॉर्चुनेटली वाइफ की डेथ हो जाती है जी। वो करना तो नहीं चाहता, पर लॉ में वो क्रिमिनल हो गया, बिल्कुल उसे सजा मिल गई। 302 का केस है, उसे सजा में जाना। जब वो जेल में चला जाता है, अगले दिन ही वो रिपेंट करता है कि मैंने गलत काम कर दिया, मेरे बच्चों का क्या हुआ, घर क्या हुआ। उसे हम क्रिमिनल नहीं कह सकते, हालात और मूर्खता से उसने कर दिया जी। तो जेल में ऐसा नहीं है। इस जेल में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी पीछे हमारे सीएम साहब भी आए, कभी बैठते नहीं, वर्कशॉप में सारे स्टूडेंट थे, मैं भी था, हमारे होम सेक्रेटरी साहब भी थे, डीजीपी थे, डीजीपी मेन थे, डीजीपी जेल थे, रिटायर्ड डीजीपी जो जेल थे वो भी मैंने बुला रखे थे, और डीजीपी तिहाड़ जेल के भी बुला रखे थे कि सब्जेक्ट को पूरा मंथन हो। तो उसमें एक स्टूडेंट कहने लगे कि मैं एक कोई औरत प्रेग्नेंट भी जेल में चली जाती है हालात से जी जी, वो उसके अंदर जाके बच्चा पैदा हुआ, बच्ची थी, तो महिलाओं का अलग वार्ड होता है। उसमें जब वो रहने लगी तो 3 साल के बच्चे को उसने कभी आदमी देखा ही नहीं था, वो महिला वार्ड में घूम रही थी। एक दिन स्टूडेंट और सेशन जब विजिट करने गए तो उसने बच्ची जोर से चलाई, भागी, बड़ी इनसिक्योर थी। तो जब सारा पता लग कर आ गया तो ये समझा कि वो देखा कि अब ये शेर है या बिल्ला है, वो आदमी को देख के घबरा गई। तो हमने ये करा के बच्चा जब 1 साल का हो उसे वैन में बाहर घुमाने ले जाओ, उसे खिलौने दिखाओ, उसे मिठाई दिलाओ। तो जब जाके अंदर देखते हैं, ये पहले हमारे ये था जेल में कि सब चीजें कैंटीन से 10 रुपए की चीज 50 की बेची जाती थी, हमने सब ऑनलाइन कर दिया, सब सॉफ्टवेयर डाल के आपका फैसला था, ये फैसला कर दिया। हमारे जो स्टूडेंट जेल थे, जब बूशर्ट में जाए, चप्पल में जाए, और एक जगह 20 क्रिमिनल खड़े हैं जिन्होंने 10-10 मर्डर कर रखे हैं,
जब उनमें जाके करेंगे तो वो उसे सीरियसली लेंगे नहीं कि चप्पल पहन के कौन है। तो मैं कहने लगा कि आप एसपी की यूनिफॉर्म में जाओ, आपके यहाँ शेर की मूर्ति होगी, कैप लगी होगी, जब रूल इधर लगा होगा तो डरेंगे वो कि एसपी साहब आ गए। जी। तो उनका सवाल आया कि साहब हम यूनिफॉर्म में और बस में चलेंगे तो फिर सवारी हमें सीट ही नहीं देगी, खड़े होंगे तो फिर हमारा एसपी पना तो गया। तो मैं कहने लगा नहीं, फिर ये करे। फिर सीएम साहब से हमने चर्चा करा तो उन्होंने तुरंत उन्हें यूनिफॉर्म दी और कह दिया इन्हें 20 स्कॉर्पियो दे दो, सब जेलों में एक एक स्कॉर्पियो दे दी। अब हम आपके रोहतक में एक जेल बना रहे हैं जिसमें जितने हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जितने डेटन्यूज हैं हमारे आपके कश्मीर के, उन सबको उसमें रखेंगे और उसमें जो सिक्योरिटी रिंग हमारा रहेगा, आला रहेगा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा बढ़िया भी एक मॉडल बनाने जा रहे हैं जो हमारी ये रोहतक में प्लान है। ये रोहतक में बना रहे हैं जिसके लिए ऑलरेडी पैसा सैंक्शन हो गया, जमीन ले लेगी, टेंडर भी इन प्रोसेस है जी। तो जेल ऐसा नहीं है, जेल में हम ले जा रहे हैं। अब उसमें ज्ञानानंद जी हैं, अवधेशानंद जी हैं, बहुत अच्छे जो संस्थाएं हैं उनके लोग जाएंगे, उन्हें संगीत सुनाएं, उन्हें करें। औरतों को भी अपने हस्बैंड से घर में बात करती हैं। अभी सब पहले 5 मिनट थे, हमने 10-10 मिनट दे दिए। अच्छा, अब जेलों में हमने देखा है, हमारी जेलों में देखो संतोष की बात यह है कि दोनों बाबा राम रहीम भी और दोनों रामपाल भी दोनों हमारे हरियाणा की जेलों में है और वो बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो भी समझ रहे कि अच्छे जीवन में आए। उन लोगों का भी समय जो लोगों के बीच में अच्छा बीतेगा और लोगों को भी वो थोड़ा वाकई तो अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग सुनाएंगे, सिखाएंगे। जेल में हम चौटाला साहब, बिजली का मुद्दा चुनावी दौर में उत्तर प्रदेश में खूब गूंजा और मुद्दा इस आधार पर गूंजा कि बिजली बहुत महंगी है उत्तर प्रदेश में और वहां उदाहरण दिया जाता था हरियाणा को कि भाई सीखना है तो कम से कम अपनी ही पार्टी की जहां सत्ता चल रही है हरियाणा, वहीं से सीख लो। हालांकि वो अलग बात है कि मुद्दा नहीं काम आया वहां पर और आप लोगों की बम्पर प्रचंड जीत हुई है, लेकिन ये उदाहरण दिया गया वहां पर। बिजली पर आपने आने के बाद बहुत फोकस किया, कई आपने ऐलान किए, बहुत सारी डिमांड्स थी, ट्यूबवेल के कनेक्शन को लेकर, तमाम तरह की चीजें, रेट कम करने को लेकर। इसमें अभी भी कहां पर आपको लगता है कि और सहूलियत दे रहे हैं आप या देने वाले हैं, जो कि इस मंच के माध्यम से आप अगर आप ऐलान करें? सदा से हमारी फैमिली बेस्ट एडमिटेटर है, कहना नहीं चाहिए ये बात, मेरे मुंह से मैं कहता अच्छा नहीं लगता। 10 आदमी शरारती खड़े हों, मैं उनको दूसरी भाषा तो नहीं कहूंगा जी, और उनमें मेन जो दादा बने उसके थप्पड़ मार दो, बाकी 9 लाइन में चल पड़ेंगे, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ये था एक सही मैसेज दे देते हैं 9 को जी। इस महकमे में एक मैसेज देना चाहिए। जब मैं बिजली मंत्री बना तो मैंने अपना मेरे तरीके से रैंकिंग करी, मुझे कुछ इनपुट मिले जी कि आपका पानीपत जो थर्मल है उसमें चोरी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं जी। उसमें हमारे 5 एससी थे, 3 चीफ इंजीनियर थे, एक हमारा डायरेक्टर फाइनेंस था, तो 9 आदमी बिजली चोरी कर रहे थे। मैंने 2 बार फिर लोगों को भेजा कि जरा चेक करके हमारा स्टेप गलत ना हो जाए जी। जब फिर चेक करा गया तो ये पता लगा कि वाकई चोरी हो रही है, तो मैं रात को चला गया, मैंने एस्कॉर्ट पायलट भी नहीं ली और सीधा जाके मैं जेल में छापा मारा तो 9 के 9 आदमी पकड़े गए। और वहीं मैंने रात के 10 बजे सीएम साहब से फोन करा कि साहब सबको ये हो गया, सारों के बिजली चोरी पकड़ी गई और उन्हें दे दिया मैंने। तो अगले दिन सबके लाख रुपए, उसी दिन से हमारा एक मैसेज चला गया जी कि यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं अगली बात बताऊं, मैंने हमारे सीएम साहब से फिर रिक्वेस्ट करी कि जी मैं बिजली लाइन लॉस कम करना है। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो आप ये समझिए कि 380 करोड़ रुपए हमारा एकदम बढ़ता है। बिल्कुल, तो हमारा 31% लाइन लॉस था जब कांग्रेस से बीजेपी ने टेक ओवर करा। आज के दिन हमारा 14% लाइन लॉस है। आप ये समझिए कि 17% लाइन लॉस कम होने का आपने कम कर लिया, 5,500 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू बढ़ गया जहाँ घाटे में जा रहा था। तो मैं सीएम साहब से कहने लगा कि जी मैं छापे मारूंगा सब जगह, इसकी अगर आप मुझे इजाजत दो, क्योंकि गुड़गांव आपका शहर, अब गुरुग्राम कहते हैं, सॉरी आदत हमें पुरानी पड़ी है जी। गुरुग्राम ऐसा सिटी है कि इसमें दिल्ली में कोई भी रहता हो जी, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी की चाची यहाँ है, किसी की फूफी यहाँ है, किसी का भांजा यहाँ है, किसी का दोहिता यहाँ है, किसी का साला यहाँ है, हर आदमी का कनेक्शन गुरुग्राम में है जी। मैं कहने का जी मैं ऐसे काम करूंगा, फिर आप पे कोई अप्रोच करेगा कि जी ये कर दिया, हमारी इंडस्ट्री पे छापा पड़ गया। मुझे कहने का मुझे आपकी क्षमता पे भरोसा, आप करो। मैंने 4 बार हरियाणा में साइमल्टेनियसली रेड करे, 506 टीमें जिनके अंदर 8-8 आदमी
और 4-4 हजार आदमी सुबह 4 बजे सरसा वालों को मैंने गुरुग्राम भेज दिए, गुरुग्राम वालों को मैंने अंबाला भेज दिए जी, कुरुक्षेत्र वालों को मैंने जींद में भेज दिए, रोहतक वालों को भिवानी भेज दिए। इस तरीके से जब मॉर्निंग 4 बजे सब रेड करने गए, 7 फोर्स थी, तो एक एक दिन में हमें रात में 7-7 हजार चोरी के केस पकड़े। जी जी। तो एक मैसेज चला गया कि देखिए गांव में जो आदमी 2 बल्ब लगा के चल रहा है उसके बेचारे के चोरी का कोई ज्यादा मामला है ही नहीं। गुरुग्राम में एक ऐसा हमने देखा कि जिनके जनरेटर्स है, माफ करना यहाँ किसी का तो मेरी बात को बुरा नहीं, मैं तो सबकी बात साझी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जनरेटर का जो ग्रुप था वो क्या करते थे, नीचे ऑफिसर से मिलके कहते कि इस वक्त 3 घंटे बिजली बंद कर दो, हमारे जनरेटर ऑन हो जाएंगे, उन्हें पैसा मतलब देते। सेटिंग गेटिंग चल रहा था। ये जब ऐसे करा तो आप एकदम सब जो है लोगों ने देख लिया कि अब चोरी नहीं होगी, सब ठीक हो गया, आज हमारा बहुत बढ़िया चलने लगा। और मैंने ये भी कहा जब ऑफिस से, कल भी मैंने यहाँ गुरुग्राम में उसकी मीटिंग ली पावर ग्रिड सिस्टम की, कि सारा बीच में पहली बार एक ही शहर को हमने चुना है। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ यहाँ सब में कि गुरुग्राम में अगस्त में हम सारी लाइनें जमीन में डाल देंगे। गुरुग्राम पहला जिला होगा जिसमें बाहर तारे नहीं। तो ये प्रपोजल जो है, जो प्लानिंग है, ये कई दिन से चल रही थी, बीच में मामला ढीला रहा। कल मैंने मीटिंग ली है, मेरे ECS भी थे, हमारे सारे MDs थे, डायरेक्टर्स थे, चीफ इंजीनियर थे, और टाटाज और L&T और एक आपका विद्या टेलीलिंक है बिड़लाज का जी, उन चारों पार्टियों को कल बुलाया था अलग अलग लेके। हमने उनसे एकदम टाइम फिक्स करके कराया कि हम अगस्त तक इसे कंप्लीट कर देंगे। चौटाला साहब, आखिरी सवाल ही, फिर से मैं राजनीतिक उस पर आता हूं। आप बहुत ही पुराने मजे हुए राजनेता है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे, जो उसकी परफॉर्मेंस है अभी फिलहाल? देखिए, कुछ लगता है कि सुधरेगा? क्योंकि वो लोग तो खुद कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है शायद। देखिए, बिना सेनापति के फौज की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे भेड़ बकरी के झुंड की बिना गवाले की। कांग्रेस के सेनापति नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट कोई और है, चला कोई और रहा है। जब ऐसे हो तो फिर उसका बिल्कुल रसातल में जा रहा है। मैं माफ करना, मैं मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बेस्ट हमारे जो थे फाइनेंस में, उनसे बढ़िया कोई सब्जेक्ट को नहीं समझने वाला जी। पर चंद्रशेखर जी बहुत बढ़िया नेता थे, पर उनपे संगठन नहीं थे। अगर उनपे पार्टी संगठन होते तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया मुरीद था। कई बार हालात है, मनमोहन सिंह जी को प्लेटफार्म बढ़िया नहीं मिले, बहुत अच्छे थे पर उन्हें, क्योंकि वो तो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बन रही थी। जब मैं पंजाब की बात पे आ रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी को 10 साल कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर रखा, इस करके कि जब तक हमारा राजकुमार बड़ा नहीं हो जाए, जब तक इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करे, तो मनमोहन सिंह जी को बनाओ। और मनमोहन सिंह जी को एक माइनॉरिटी से सिलेक्ट कर लिया जी कि 10 साल ये चलेंगे, कोई बराबर। और से तो सिंधिया से चैलेंज होता, आपका शिवराज सिंह बनते तो चैलेंज होता, या अशोक गहलोत बनते तो चैलेंज होता। उन्होंने ऐसे नॉन एंटिटी को बना के रखा 10 साल। और मैं ये माफ करना, अहमद पटेल आज नहीं रहे, वो जाके फाइलें निकलवाते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। जब ये हुआ तो लोगों ने, जब प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलती है तो फिर वो रसातल में जाता है जी। यही पंजाब में होगा कि सरकार दिल्ली से चलेगी, पंजाब के लोग नहीं चलाएंगे, तो फिर वही हालत होगी जो पंजाब को आपने फिर से कनेक्ट कर दिया। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ जिसकी आप चर्चा करें। मेरा ये मानना है कि जब प्रियंका जी लास्ट स्टार कंपेनर था फैमिली का जी, उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश में जोर लगा दिया। वहां जब सीट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं 4 या थी या 5 थी, मेरे ख्याल में 3 और 5 के बीच में आई है। तो कांग्रेस तो जब फैमिली अपने आप रायबरेली अमेठी को नहीं बचा सकते, 80 लोकसभा में 1 लोकसभा की सीट घर का कारण है कि जब आदमी चौधरी बनता है तो पहले परिवार में बनता है जी, फिर समाज में बनता है, फिर गांव में बनता है, फिर इलाका मानता है। जब आप उत्तर प्रदेश में नहीं है तो फिर आपको दूसरे स्टेट क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणजीत चौटाला साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे अच्छा लगेगा 5-7 मिनट और करूँ। मैं एक बात और कहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए। इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, जी, एंड देन यू हैव टू कैपेसिटी टू डिस्काउंट। आप मुझे कोई सवाल पूछें, खुला पूछें, जो किसी से नहीं पूछे, तीखे से तीखा सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। नहीं बिल्कुल बेबाकी से आप जवाब देते भी हैं लोगों के सामने मंच पे कोई। तो अब मैं बेबाकी से पूछ लेता हूं कि अगली पारी आपकी क्या होगी? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में लास्ट होता है ऐसा, कुछ पार्टी में हमारे लोकल कारण थे जिससे मेरा टिकट कटा जी। मैं कांग्रेस छोड़ के इंडिपेंडेंट चला गया और मैं मंच पे बैठ के कह रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर भी फिर भी अपनी बात मन से खुल के कह रहा हूँ। मेरे सामने सभी पार्टियों की जमानत जब्त, मैं 20,000 से जीत के आया। चुनाव जीत गया तो मुझे, चुनाव जीतने से पहले दिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया जी, मनोहर लाल जी का,
कि चौ साहब आप चुनाव जीत रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। काउंटिंग अगले दिन होनी थी जी। मैं कहने का अगर स्टेट का इलेक्टेड पर्सन नंबर 1 ये मुझे कह रहे हैं तो मैं आपका मुझे बहुत और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं ठीक हूँ, मेरी बात को पुख्ता मजबूती मिली है जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने कि मैंने इससे आगे भी बात करनी है आपसे, हमें अच्छे आदमी साथ चाहिए। मैं कहने का मैं इखलाक का आदमी हूँ जी। सदा से वकार की जिंदगी जीती है। मैं तो ओम प्रकाश जी की सरकार में, मेरे बड़े भाई हैं जी जी मेरे से 12 साल बड़े हैं, वो मुख्यमंत्री थे। मैं जब महम का इशू हुआ तो 6 मिनिस्टर के साथ रिवोल्ट कर दिया था। जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, सरकार गिरा के बाहर आके खड़ा हुआ जी जी बिल्कुल। तो मैं कहने का जी मैं इखलाक का आदमी हूँ। जिस कांग्रेस का दरवाजा छोड़ के उनकी अगर 52 सीट भी आ गई तो मैं 52 के साथ 53 नहीं जाऊंगा। अगर आपकी 37 हुई तो +1 रणजीत सिंह को लिख लो, मैं आपके साथ हूँ। और जब मैं दिल्ली आया तो हमारे नड्डा साहब, BL संतोष जी और अनिल जैन, हमारे CM साहब नहीं थे, तीनों बैठे थे। मैं कहने का जी टीवी बुला लो, कैमरा बुला लो, अनकंडीशनल सपोर्ट करूंगा। इसी बात पे मैं इनके साथ आ गया। आज मुझे पूरा उनका विश्वास है और मुझे ये भी भरोसा है कि रणजीत सिंह, बीजेपी के लोग इधर उधर हो सकते हैं, रणजीत सिंह बीजेपी से और मुख्यमंत्री से बाहर नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री जी भी इज्जत देते हैं, जब मांगो समय मिलता है, मुख्यमंत्री जी आप डिजर्व भी करते हैं सर। और मैं आपसे ये भी बताऊं कि आज भी ये दम रखते हैं कि मुझे कोई कह दे 50,000 60,000 भीड़ करनी है तो मैं ये भी करता हूँ। पब्लिक में आज भी हमारी पकड़ है, सदा तक वर्कर्स के साथ रहा हूँ, उनसे लड़ता रहा हूँ, उनके लिए लड़ा हूँ। तो मैं पसंद करूंगा। देखिए बीजेपी मुझे ले या नहीं ले तो वो तो आगे का विषय, अगर नहीं लगेगी तो फिर मैं मेरा सोचूंगा। आप बिल्कुल पर अगर मुझे बीजेपी मेरा स्वागत करेगी कि रणजीत सिंह हमें साथ चाहिए तो मेरी प्रेफरेंस केवल एक बीजेपी रहेगी, दूसरी। चलिए, तो अगर आपके प्रेफरेंस बीजेपी है तो मुझे लगता है कि आप जैसी शख्सियत को बीजेपी भी छोड़ना नहीं चाहेगी किसी भी हालत में। अब मैं फिर से, चूंकि आप कह रहे हैं कि चर्चा हम थोड़ी और आगे बढ़ाएं, तो मुझे आपसे चर्चा में बहुत ही ज्यादा इस वक्त हम लोग रमे हुए हैं। जब हम हरियाणा की राजनीति पर आते हैं, अभी पिछले दिनों भी बजट आया, उस बजट में कई, चूंकि महिला दिवस पर बजट था तो महिलाओं के लिए कई ऐलान किया गया, लेकिन बाहर निकलते ही हुड्डा साहब ने कहा कि ये भाषण था, बजट नहीं था। क्या ये राजनीतिक मजबूरी हो जाती है विपक्ष की कि नहीं, कुछ ना कुछ कहना है तो एक लाइन ये बोल दे। अभय चौटाला ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं थी। तो इन दोनों नेताओं के ऊपर क्या कहेंगे आप कि सिर्फ विरोध करने का विरोध था या वाकई इस बजट में कुछ नहीं? एक बात कह रहा हूँ, सारा ऑडियंस सुन रहा है। देखिए, एक कोरोना का ऐसा समय आया था, इंटरनेशनली वर्ल्ड में था जी, और 3 कोरोना की लहर आई। सेकंड लहर तो बहुत ऐसी थी कि जिसमें किसी को बचना ही मुश्किल हो रहा था, सबसे खतरनाक। 3 लहरें आई, सारी इकोनॉमी जीरो हो गई थी, बुरी तरह क्राइसिस थे। ये था कि सब जगह 40% प्रॉपर्टी के रेट गिर गए थे, कहीं कुछ था ही नहीं। इन हालात में अगर बिना टैक्स के बजट आता है तो मैं ये समझता हूँ इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। नंबर 2, निर्मला सीतारमण सेंट्रल गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी, और वित्त मंत्री को पता होता है एक एक चीज उनके टिप्स पे होती है। बहुत अच्छे एबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी। उन्होंने अभी BC थी तो उसमें हमारे CM साहब को उन्होंने, सभी चीफ मिनिस्टर्स थे जी जी, जो कोविड करके BC से सब मीटिंग्स होती थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को बधाई देती हूँ कि सबसे बेस्ट मैनेजमेंट फाइनेंशियली और पावर में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। मैं सेंटर से टीम भेजूंगी कि हरियाणा के सिस्टम को अडॉप्ट करें जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत रेयर टू रेयर कभी किसी की बड़ाई नहीं करते, उनका अपना एक तरीका है। और उन्होंने ये कहा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कि कभी कभी ऐसी प्रतिभा 50 साल के बाद निकल के आती है। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा, आप सब लोगों ने सुना है, या तो वो गलत कह रहे हैं या फिर भाई, इस पर तो तालियां बजनी चाहिए, इस पर तो बिना कहे तालियां बजनी चाहिए। रणजीत चौटाला साहब जो बात कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है और इसलिए कही गई है क्योंकि वो हकीकत है, वो सच है। मैं तो एक वर्ड है, मैं मोदी साहब के लिए कहूंगा, स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जी, कि जब समुद्र में तूफान आता है तो एक पक्षी उड़ के आता है, उससे जो मल्लाह है, मच्छी पकड़ने वाले, वो समझ जाते हैं कि समुद्र में तूफान आने और वो किनारे पे निकल के आ जाते हैं।
देखिए, आज तक कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स की ऐसी इज्जत नहीं बनी जो आज के दिन हिंदुस्तान का। आप कहीं भी बात जाओ, मैं अब देख रहा था, एक पाकिस्तान एंकर का आ रहा था फेसबुक पे जी, उसने डाला था कि जब हम यूक्रेन से निकल रहे हैं तब जब पाकिस्तान के लोग निकलते हैं तो तलाशी ली जाती है, जैसे एयरपोर्ट पे हाथ खड़े करके देते हैं गाड़ियों से उतार के जी। और जब इंडिया का फ्लैग लेके निकलता है तो उसे सब सलाम करते हैं, झंडा गाड़ी निकलती जा रही है। हमने तो इससे बड़ा पाकिस्तानियों को भी वहां से compliment नहीं रेस्क्यू हो किया है। सकता। तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर करके इंटरनेशनली हमारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बनी है और जी। जिस तरीके से हमारे वहां लोग फंसे हुए थे, इतनी बड़ी संख्या को निकाल के लाना, मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात उस पे बैठे रहे, रात को रोज लेट, मेरे ख्याल में 10 दिन तक बराबर हाई लेवल बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा करा। और मैं एक कहूंगा, कन्फ्यूशियस चाइनीज फिलोसफर थे जी, कन्फ्यूशियस का फिलोसफर, मैं बहुत लिटरेरी आदमियों को पढ़ता रहता हूँ तो मैंने उन्हें देखा है। वो कहते हैं कि एक बार किसी इंटेलेक्चुअल क्लब को एड्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट था कि किसी देश में डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बेस्ट और स्टेबल गवर्नमेंट के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। जी, तो वो कहने के मुझे 3 चीज दे दो, बेस्ट इकोनॉमी, डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी जी, एंड पीपल्स कॉन्फिडेंस। ये 3 चीजें मेरे पास हो तो मैं जब तक कफन में जाऊं तब तक किसी को सता नहीं दूंगा। आज ये तीनों चीज भारत में आप एक है। जी, और आज जो है हमारे जो इंटरनेशनल हालात देख रहे हैं, देखिए अमेरिका कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, पुतिन की पोजीशन क्या थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिस दिन पुतिन वहाँ की आर्मी चलने लगी तो मेरा भी ये मन था कि अमेरिका की दादागिरी खत्म हो। पर अब जब बराबर 20 दिन से देख रहा हूँ तब मेरा दिल भी पुतिन के खिलाफ हो रहा है कि बहुत बड़ा मानवता को मार रहा है, सब कुछ तबाह कर रहा है। रशिया में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां भी लोग कर रहे हैं। जी, तो मेरा कहने का मतलब कि जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्हें कहने लगे कि सभा के लोग बैठे थे, कहने लगे इन तीनों में, कहते जी ऐसे हालात बन जाए कि कुछ आपको एक चीज छोड़नी पड़े तो कौन सी छोड़ेंगे। तो वो कहने लगे कि मैं आर्मी को डिसबैंड कर दूंगा, ये 2 चीजें मेरे पास हो तो भी मैं सदा चला लूंगा। फिर लास्ट सवाल उससे पूछा गया, बाद में 10-15 मिनट के बाद फिर किसी ने पूछ लिया जी, कि अगर फिर ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाए कि आपको इन 2 में से एक छोड़ना पड़े तो क्या करें। तो कौन सी कहने लगे मैं इकोनॉमी छोड़ दूं। इकोनॉमी छोड़ दो। जब लास्ट वो पूछने लगे कि फिर क्या होगा, तो फिर एक ने कह दिया कि अगर पीपल्स कॉन्फिडेंस भी छूटे तो बोले फिर तो समुद्र में उतर जाएगा, फिर तो लोग बुचरिंग करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि कन्फ्यूजन वाली बात से दुनिया खत्म होते जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे अपने काम पे हर जगह, हम फॉरेन पॉलिसी में भी, हम देश के उसमें भी, इकोनॉमी स्टेबल करने में भी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट लाके जब तक घर में एक आदमी के फैसले नहीं माने जाएंगे जी, तो घर आपकी सरकार नहीं कर सकती। अगर क्रिकेट का कैप्टन के कहने से भी टीम नहीं खेलेगी तो सब कुछ आप जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल, इतना बड़ा देश, नेतृत्व की जो ताकत है वो दिखनी चाहिए और दिख रही है। चौटाला साहब, बहुत कुछ है अभी तो बात करने के लिए आपसे, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू जी सर। राज कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे इनपुट एडिटर? अच्छा, आप सर यहीं बैठे रहे। हेलो हेलो हेलो, हमें देने के लिए हम भी नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन आपको अलविदा कहना होगा। मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी अतुल सर को और राज सर को कि सर को सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय ककरालिया जी से, वो गुरुग्राम को लेकर एक 2 मिनट का अपना एक विजन रखना चाहते हैं आपकी मौजूदगी में कि किस तरह से वो क्या बेहतर किया जा सकता है गुरुग्राम में। संजय ककरालिया जी।
सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये मंच मेरे को दिया और साथ में रणदीप जी जिनके सानिध्य से ये सारा फंक्शन समापन की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, गुरु की प्रवृत्ति होती है देना, और यही वजह है कि गुरुग्राम आज भी हरियाणा को, पूरे प्रदेश को 60% रेवेन्यू अकेले गुड़गांव से हमारे पूरे प्रदेश को मिलती है। मंत्री जी अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। बिल्कुल मिलती है। साथ ही गुरुग्राम में 500 एमएनसीज, इंडिया में सबसे ज्यादा एमएनसीज गुड़गांव में है। इंडियन फॉर्च्यून्स मतलब इंडियन कॉर्पोरेट्स सबसे ज्यादा कहां है? गुड़गांव में है। देश में अगर पहला रैपिड मेट्रो का गौरव मिला तो गुड़गांव को मिला। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जिसके अंदर पोटेंशियल है पूरे इंडिया में बतौर इंटरनेशनल सिटी डेवलप होने की, और ये सौभाग्य है हमारा कि ऐसा शहर हरियाणा को मिला है। मंत्री जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इतना सब कुछ हरियाणा को मिला है और आपकी सरकार ने बहुत काम गुड़गांव के लिए किया है पिछले दिनों। मेरे को नहीं लगता कि अब कोई चौराहा हमारा जिस पर जाम लगती हो सब पर फ्लाईओवर आपने बना दिए, पर ये दिल मांगे मोर, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हमें लगता है जिस तरीके से गुड़गांव बढ़ रहा है उस तरीके से सरकार को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और उस कड़ी में मैं सिर्फ हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बतौर इंटरनेशनल सिटी अभी इसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अभी पर्यावरण पे आपको बहुत काम करना है। नेचर ने गुड़गांव को बहुत दिया है, चारों तरफ से अरावली से घिरा हुआ है हमारा शहर, फिर भी पानी की कमी हो जाती है। तो आपको कुछ मुद्दे हैं जो डिस्कस ही नहीं हो पाए, खास तौर पर सिटी फॉरेस्ट को लेके, वाटर कंजर्वेशन को लेके, और गुड़गांव शहर में बतौर टूरिज्म भी बहुत जरूरत है, बतौर लेक, क्योंकि हमारा शहर अरावलियों से घिरा हुआ है, वो पानी सारा नजफगढ़ ड्रेन में जाके और वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर गुड़गांव के एनवायरनमेंट को लेकर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ कमियां हैं, कट इट शॉर्ट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इंटरनल रोड्स को लेके अब पिछले कुछ दिनों हालात खराब हो गए हैं, तो उस पर आप जरूर ध्यान दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो जी, जरूर। और गुरुग्राम जो है वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का हब कहा जाता है, और जरूर इसमें आगे चलकर विकास भी हमें देखने को मिलेगा। अब मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पर अनाउंस करूंगी जो एक एक करके स्टेज पर आ जाए उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री SN रेड्डी को, जो CEO है इको ग्रीन के। स्वच्छता के क्षेत्र में एक बेहतरीन काम उन्होंने किया है। स्टेज पर आ जाएं सर। I once again announce Shri SN Reddy. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, और जिन्हें सम्मानित करना है वो यहाँ पर ही रुक जाए। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।